हेलो। हम लोग अभी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चैप्टर का थर्ड लेक्चर को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे थे रिट्रेसिंग ऑफ लाइट रेज के बारे में। इस रिट्रेसिंग ऑफ लाइट रेज के काम को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। फिर जो इसके बारे में जरूरी बातें हैं वो हम लोग जानते ही हैं। Light ray will start retracing its path only after it is normally incident on reflecting surface। ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसे भी हो सकते हैं, जैसे ऐसा सीधा सीधा, तब भी रिट्रेसिंग हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है, तब भी रिट्रेसिंग हो सकता है, कोई समस्या की बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि भाई पहले इंसिडेंस पे रिट्रेसिंग नहीं, लेकिन सेकंड जो अपना इंसिडेंस है, ये वाला जो सेकंड इंसिडेंस होगा, ये सेकंड इंसिडेंस कुछ इस तरीके से हो रहा है कि यहां पे एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो जहां से बनेगा ना, वहीं से रिट्रेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये एग्जांपल है रिट्रेसिंग आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन, है ना। तो ये है रिट्रेसिंग आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। फिर इसी बात पे हम लोगों को कुछ सवाल वगैरह करना है और ये देखना है कि हम लोग इस बात को और आगे कैसे बढ़ाते हैं। तो चलिए पहले इसको मिला दिया जाए।
तो अगला एक सवाल से शुरू करें। ये है M1, ये है M2, और ये एंगल है अपना 50 डिग्री, ये एंगल थीटा। एकदम सिंपल सवाल है कि भाई फाइंड एंगल थीटा so that retracing of light rays starts from second reflection। ये पहला रिफ्लेक्शन होगा जहां पे इंसिडेंस हुआ है, और इसके बाद से ये सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पे है। आप लोग जानते हैं कि अगर रिट्रेसिंग कराना है यहाँ से तो ये एंगल को 90 डिग्री होना एकदम कंपलसरी है। फिर ये इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्ट। आप लोग जानते हैं कि अगर ये एंगल 50 है तो इसको भी 50 डिग्री होना चाहिए। तो नेचुरल है कि ये वाला एंगल हो जाएगा अपना 40 डिग्री, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री के बराबर है। और फिर अगला हिस्सा है कि भाई सॉल्विंग ट्रायंगल 1 वी गेट। पहले ट्रायंगल से हम लोगों को क्या मिलने वाला है? थीटा प्लस 90 प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 1। तो थीटा की वैल्यू होगा 50 डिग्री के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find angle theta so that ray starts retracing its path after third reflection। फर्स्ट रिफ्लेक्शन है, सेकंड, थर्ड। यहां से रिट्रेसमेंट शुरू होनी चाहिए, मतलब यहां पे उसको 90 डिग्री से इंसिडेंस होना चाहिए। ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे।
ये नॉर्मल है, ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होगा, ये 40 होगा। इस एंगल को हम लोग अल्फा मानते हैं, इस एंगल को भी हम लोग अल्फा मानते हैं। ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फा। ये ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 2 है। इन ट्रायंगल 1 थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। फिर थीटा इक्वल टू अल्फा, ये रिजल्ट आएगा। इन ट्रायंगल 2 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अल्फा इक्वल टू 50 डिग्री, अल्फा इज 25 डिग्री। फ्रॉम इक्वेशन 1 थीटा इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 25। तो पिछले ही सवाल का थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप है ये, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है, 2 ट्रायंगल बनाए और उन दोनों ट्रायंगल्स को सॉल्व किया है। उनको सिंपल सा सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके बता देंगे कि भाई थीटा की वैल्यू अल्फा के बराबर है, जो कि 25 डिग्री के बराबर आ रहा है। तो ये एक सिंपल सा सवाल है। बिल्कुल इसी सिंपल सवाल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। इस बार आपको क्या करना चाहिए, ये M1 है, ये M2 है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 50 डिग्री है। फाइंड एंगल थीटा सो दैट रे स्टार्ट्स रिट्रेसिंग इट्स पाथ आफ्टर 4th रिफ्लेक्शन। बस इतना सा चेंज कर रहा हूं मैं, यहां 3rd के बदले 4th रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो 4th के लिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा ये देख लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क देता हूं इस पे। देखो इसमें जो मोस्टली चीजें हैं वो बिल्कुल वैसे ही रिपीटेटिव है। जैसे ये M2 है, जैसे ये M1 है, ये एंगल थीटा जो हमें पता करना है, ये एंगल 50 डिग्री, ये पहला रिफ्लेक्शन होगा। आपको यहां तक पहुंचना है, सेकंड रिफ्लेक्शन, फिर आप इधर आ जाइए, 3rd रिफ्लेक्शन, फिर आप यहां आ जाइए 4th। तो 4th रिफ्लेक्शन से रिट्रेसिंग होनी चाहिए, मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। यहां से आप लोग आराम से रिफ्लेक्शन कराइए। ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 होना चाहिए, ये 40 होना चाहिए। ये नॉर्मल है अपना अल्फा, ये भी एंगल अल्फा कर लिया मैंने, 90 डिग्री माइनस अल्फा। 3rd वाले पे ये बीटा है, ये भी बीटा है, 90 डिग्री माइनस बीटा। ये एंगल को 90 डिग्री माइनस बीटा। आप चाहें तो ट्रायंगल्स का नामकरण कर सकते हैं 1 2 3, और इसी 1 2 3 को हम लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके वैल्यू निकालना है कि कौन सी वैल्यू कितनी आएगी। तो
देखते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे जो ये छोटा वाला ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इससे शुरू करते हैं इन ट्रायंगल 1। अगर आप ट्रायंगल 1 से शुरू करोगे तो थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि थीटा मस्ट बी इक्वल टू बीटा। इसके बाद से दूसरा ट्रायंगल इन ट्रायंगल नंबर 2, ये वाला ट्रायंगल, इसमें अगर मैं लिखूंगा तो लिखूंगा 90 डिग्री प्लस 2 बीटा प्लस 90 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे अल्फा की वैल्यू 2 बीटा पाई जाएगी। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। एंड इन ट्रायंगल 3 अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रायंगल 3 में हम लोगों को मिलेगा, इस वाले ट्रायंगल में 2 अल्फा प्लस 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 50 डिग्री। तीसरा इक्वेशन है, ये 1 2 3 को साइमल्टेनियसली प्रूफ करना है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, काम खत्म। जैसे 2 को हम लोग 1 3 में पुट कर देते हैं। 4 बीटा माइनस बीटा इक्वल टू 50 डिग्री। बीटा इज 50/3 और जितना बीटा होगा उतना ही थीटा होगा। तो इस तरीके से हम लोग आराम से आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि भाई आप लोग ये बात को समझ गए कि रिट्रेसिंग का मतलब होता है जिस जगह पे से रिट्रेसिंग करानी है उस जगह पे एंगल 90 डिग्री होना चाहिए और उसके ही करस्पॉन्डिंग हम लोगों को सॉल्व करना है। अब मैं एक छोटा सा सवाल आपको देता हूं। इस पे मैंने अलग अलग 2 रिफ्लेक्शन, 3 रिफ्लेक्शन और 4th रिफ्लेक्शन वाला जो प्रॉब्लम किया है, इसी में थोड़ा सा डाटा चेंज करके आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूं मैं। तो पहले इसको मैं मिटा देता हूं, फिर इसके बारे में बात की जाएगी। ये है अपना होमवर्क। होमवर्क में क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है, ये M2 है, ये M1 है, ये एंगल थीटा है, ये 40 डिग्री। सिंपल सा सवाल है कि भाई फाइंड एंगल थीटा सो दैट retracement of light ray takes place after second reflection, third reflection, fourth reflection। बस इतना सिंपल सा सवाल है। इसी में अपने सारे जो भी आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस किया है उसका एक होमवर्क है। इसका भी मैं आप लोगों को एक थ्योरी शीट ग्रुप में दे दूंगा जिसको कि आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं और पढ़ के एक बार देख सकते हैं कि मतलब उसका क्या मामला रह रहा है ना। अब इसको थोड़ा सा मिटा दिया जाए। ये होमवर्क को आप लोग सॉल्व करके और अपने ग्रुप में डालिएगा।
अगला इसका छोटा टॉपिक है रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। जो अपना रिफ्लेक्टेड रे होता है उसको कैसे रोटेट करा सकते हैं, उसके रोटेशन के बारे में है। तो सबसे पहला इसमें होगा कि भाई रोटेशन कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे। जो हमारा इंसिडेंट रे है अगर उसको रोटेट करते हैं तो उसके कारण रिफ्लेक्टेड रे में किस तरह का रोटेशन आएगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, तो आप लोग ये जानते हैं कि इसमें हम लोगों को क्या करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि भाई ओनली इंसिडेंट रे इज रोटेटेड दूसरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज केप्ट स्टैटिक। तीसरा थर्ड वाले में इंसिडेंट रे इज रोटेटेड इन प्लेन ऑफ द नॉर्मल। ये इन प्लेन ऑफ द नॉर्मल से क्या मतलब है मेरा, ये भी हम लोगों को देखना है। देखो ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया मैंने, ये आप लोगों को दिख ही रहा होगा नीचे। हाँ, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आप लोगों को पता है कि ये एक इंसिडेंट रे है और ये उसका रिफ्लेक्टेड रे। फिर ये नॉर्मल टू द सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का नाम हम लोग एम डैश लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति है। इस स्थिति के बाद क्या करते हैं कि भाई ये वाला एंगल आई के बराबर रहा होगा और ये वाला एंगल भी फिर आई के बराबर रहा होगा। ये बात तो आप लोग बहुत ही आसानी से मान लेंगे। अब अगला काम क्या करते हैं हम लोग कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा, मान लो कोई एक एंगल थीटा पे इसको घुमा दिया जाता है। हमने इसको खींच के कहां ले जा रहे हैं हम लोग, बाहर की ओर, है ना। तो थीटा अपना किधर की तरफ हम लोग घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखेंगे कि यहां पे जो एंगल है नॉर्मल के साथ, वो एंगल अब कितना हो गया है, आई प्लस थीटा के बराबर। तो जो रिफ्लेक्टेड रे भी बनना चाहिए, वो रिफ्लेक्टेड रे के लिए भी एंगल ऑफ माने रिफ्लेक्शन आई प्लस थीटा होना चाहिए। तो आप कहोगे ना कि ये अपने आप को शिफ्ट करेगा दूसरी तरफ। ये है अपना आर आर डैश और ये नया लाइन है आई आर डैश। ठीक है, तो अगर ये आर आर डैश के बराबर है तो आप कह सकते हैं अगर ये टोटल एंगल आई प्लस थीटा है तो ये एंगल कितना बढ़ गया भैया, ये बढ़ गया थीटा से, और ये एंगल किस सेंस में है, क्लॉकवाइज। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि भाई
यहां पे रिजल्ट निकला एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंगल रोटेटेड बाय इंसिडेंट रे। जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो नेगेटिव ऑफ इंसिडेंट रे का एंगल होगा। लाइक आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा आई। ये बस छोटी सी बात है जिसको हम लोगों ने देख लिया है। तो पहला इसका हिस्सा है रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का, कि रोटेशन कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ इंसिडेंट रे, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का सेकंड सेगमेंट देखते हैं। इसका सेकंड सेगमेंट क्या कहता है भाई, पहले तो इसको 2 कर देते हैं, और ये हो गया रोटेशन कॉज्ड ड्यू टू रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अच्छा, आप लोगों को ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि अगर मैं इंसिडेंट रे को इधर के बदले इधर की तरफ डिस्प्लेस करता तो क्या होता। अगर हम लोग इधर की तरफ इसको रोटेट करते तो ये अपना जो एंगल है ये थीटा एंगल से अपोजिट सेंस में घूम जाता, तब भी रूल यही फॉलो होता जो अभी लिखा हुआ है, दैट इज थीटा आर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ थीटा आई। तो उसमें कोई अंतर का मामला नहीं है। अब सेकंड वाला देखते हैं, ओनली इंसिडेंट रे इज रोटेटेड। नो, इंसिडेंट रे इज केप्ट स्टैटिक। फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इज, इसके पहले ओनली लिख लो, ओनली रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रोटेटेड। एंड थर्ड स्टेटमेंट कि भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रोटेटेड इन प्लेन ऑफ द नॉर्मल। ये 3 स्टेटमेंट है अपने पास, इनको ध्यान से देख लेना है। हम लोग सेकंड पार्ट में चल रहे हैं जिसमें रोटेशन कॉज ड्यू टू रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। एक स्टेटमेंट इसमें है कि इंसिडेंट रे इज केप्ट स्टैटिक सिंस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट the rotation caused due to reflecting surface. Second statement, only reflecting surface is rotated. Third statement, reflecting surface is rotated in plane of the normal. Okay, तो अब इसको मिटा देता हूं मैं, क्योंकि हमें थोड़ा एक रिलेटिवली बड़े डायग्राम की जरूरत पड़ने वाली है। तो अगला जो डायग्राम हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये है, ये पहला पोजीशन है तो इसीलिए मैंने इसका नाम रख लिया है M1 डैश। ये मेरा इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे। पिछली बार की तरह ही इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे जो ओरिजिनल होंगे उनको मैं IR और RR लिखूंगा। ये हमारा नॉर्मल है पहला वाला, तो इसीलिए मैंने इसका नाम N रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी I है। अब हम लोग क्या करते हैं अगले स्टेप में, इस मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं। तो ये सेकंड पोजीशन बन रहा है, तो इसका नाम मैंने M2 और इसका नाम मैंने M2 डैश कर दिया। इसमें हम लोगों ने कोशिश क्या किया है भाई, ये मिरर को रोटेट किया गया है बाई एंगल थीटा, और ये थीटा है क्लॉक वाइज सेंस में। एंगल का सेंस लिखना भी जरूरी है, इसीलिए हम लोग इसके बगल में क्लॉकवाइज लिख रहे हैं। सबसे पहला जो
अंतर हमें देखने को मिलेगा वो अंतर हमें देखने को मिलेगा किसमें? नॉर्मल में। इस बार जो नॉर्मल लिया जाएगा वो एन डैश लिखा जाएगा, मैंने एन डैश लिख दिया। आप ये जानते हैं कि अगर मिरर के बीच में थीटा एंगल का चेंज आया है तो उसी डायरेक्शन में नॉर्मल के बीच में भी थीटा एंगल का चेंज बनना चाहिए। ये बन गया है। इंसिडेंट रे जो है इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया गया। अगर इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया गया तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये वाला एंगल अब आई प्लस थीटा होना चाहिए और ये वाला एंगल अब होना चाहिए कितना? ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा आई माइनस थीटा। अब यहां से देख लो, ये थीटा है, ये टोटल आई है, तो ये आई माइनस थीटा होना चाहिए, है ना? तो ये वाला एंगल हो गया। अब आप लोग ये जानते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे को तो फिक्स रखना है, रिफ्लेक्टेड रे क्या करेगा? फिर अपना एडजस्टमेंट करेगा, क्योंकि यहां पे समस्या क्या हो रही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अब आई प्लस थीटा है, जबकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अभी सिर्फ आई माइनस थीटा है। ये दोनों चीजों को हम लोग बराबर नहीं कर सकते। एक आई प्लस थीटा के रूप में लिखा गया, एक आई माइनस थीटा के रूप में लिखा गया। तो रिफ्लेक्टेड रे निश्चित रूप से अपने आप को रीएडजस्ट करेगा। इंसिडेंट रे के रीएडजस्टमेंट की कोई बात नहीं हो रही है, क्योंकि सवाल में ऊपर ही हमने लिख दिया था कि दिस टाइम वी आर गोइंग टू कीप दिस इंसिडेंट रे फिक्स्ड। तो फिक्स रखना है तो रखना है, क्या करना है इसमें? अब आप लोगों को क्या होगा कि एक और रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा इधर की तरफ, और ये रिफ्लेक्टेड रे लिखा जाएगा किससे? आर आर डैश, ताकि हमें ये पता चले कि ये पुराना वाला रिफ्लेक्टेड रे नहीं है, नया वाला रिफ्लेक्टेड रे है। और आप ये बात भी कह सकते हैं कि फिर इन दोनों के बीच का एंगल आई प्लस थीटा होना चाहिए, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आई प्लस थीटा क्यों नहीं होगा? जरूरी है, होना चाहिए। हमने इतना कर दिया है। इतना कर देने के बाद अब आपको लग रहा होगा कि आराम से हम लोग चाहें तो ये वाला अंतर हम लोगों को बस पता करना है कि कितने एंगल से रोटेट हुआ है। तो एंगल रोटेटेड बाय रिफ्लेक्टेड रे, अगर आप एंगल निकालने की कोशिश करेंगे तो देखो फाइनल एंगल कितना है? आई प्लस थीटा, और इनिशियल एंगल कितना है? आई माइनस थीटा। ये है आई प्लस थीटा और ये है आई माइनस थीटा। तो यही वाला ना चेंज आएगा, तो ये वाला जो चेंज है ये चेंज कितने के बराबर हो जाएगा? 2 थीटा के। या आप ये कह सकते हैं कि ये एंगल को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 2 थीटा है और सेंस इसका भी क्या है? क्लॉकवाइज। तो अब आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं सेकंड में रिजल्ट की थीटा आर होगा 2 इंटू थीटा एम। हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं लिखा क्योंकि इधर भी आर था, इधर भी आर आ जाएगा, तो इसीलिए उसको हमने मिरर एम माना है, मिरर के हिसाब से लिख दिया है कि वो 2 थीटा एम होगा। बस ये दो जो अपने रिजल्ट हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप चाहो तो इनको कंबाइन करके आप एक तीसरा रिजल्ट भी बना सकते हो। जैसे अभी मैं इनको कंबाइन करके एक थर्ड रिजल्ट बना रहा हूं। तो ये दोनों हो गए, ये दोनों इक्वेशंस में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप आराम से इस डायग्राम को समझ लीजिएगा और इस डायग्राम को समझ के बता सकते हैं। सेकंड के बाद थर्ड में है रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे व्हेन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस both are rotated in
प्लेन ऑफ द नॉर्मल। तो यहां कुछ ज्यादा आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। जो पहले दोनों रिजल्ट आए हैं उन दोनों रिजल्ट्स को एक साथ लिख देना है और कुछ नहीं करना है ना। तो उन दोनों को एक साथ लिख दीजिए कि भाई थीटा आर ये बराबर हुआ करता था माइनस थीटा आई के, पहला इक्वेशन था। एंड थीटा आर ये बराबर हुआ करता था 2 थीटा एम पे, दूसरा इक्वेशन था। फिर हम लोग ऐसा लिखा करेंगे कि भाई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हम लोग यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस का यूज कर रहे हैं, तो अगर दोनों का यूज कर रहे हैं तो दोनों से जो रिजल्ट आएगा वो लिख देंगे। तो ये बन जाएगा थीटा आर इक्वल टू 2 थीटा एम माइनस थीटा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है और ये हमारा जनरल रिजल्ट है। इस जनरल रिजल्ट को जब भी कभी अपनी इच्छा होगी तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं, इसमें हमें कोई किंतु परंतु की संभावना नहीं है। आराम से हम लोग जब कभी इच्छा होगी इसका उपयोग करेंगे। मैं आप लोगों को 2-3 एग्जाम्पल इस तरह का अलग अलग लेके दिखाता हूं और फिर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई बताओ एंगल रोटेटेड कितना होगा। Find angle rotated by reflected ray। सबसे पहला ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इसको इधर की तरफ हम लोग 2 डिग्री से घुमा दें।